हेलो फ्रेंड्स, एसएनडी एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैकेनिकल फास्टेनर्स की कंप्लीट डिटेल का पार्ट 2, जिसमें हम स्क्रू, स्टड, नट, लॉकिंग सिस्टम तथा वाशर के बारे में जानेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रू क्या है? सबसे पहले स्क्रू के बारे में जान लेते हैं। स्क्रू का प्रयोग दो पार्ट्स या दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसकी पूरी बॉडी में चूड़ियाँ कटी होती है। इनका प्रयोग करने के लिए नट की आवश्यकता नहीं होती। ये बोल्ट से मिलते जुलते होते हैं। लकड़ी के कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले पेचों को वुड स्क्रू तथा लोह तथा अलोह धातुओं में प्रयोग किए जाने वाले पेचों को मशीन स्क्रू कहते हैं। अब ये मशीन स्क्रू जो है टोटली 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। वह कौन कौन से होते हैं? केप स्क्रू, कॉलर स्क्रू, शोल्डर स्क्रू, सेट स्क्रू। अब देखते हैं कैप स्क्रू के बारे में कि कैसे इस प्रकार इनको क्लासिफाई किया जाता है या क्या है इनके बारे में। तो यह भी बोल्ट की तरह ही होता है और बॉडी पर चूड़ियाँ कटी होती है। हेड के अनुसार यह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर 4 तरह के स्क्रू दिखाए गए हैं। सिर्फ इनमें एक ही फ़र्क है कि इनका जो आपकी जो है हेड इनका थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो है पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से ये डायग्राम दिखाया गया है। लेंथ इनकी जो है इस प्रकार से रहती है और चूड़ियाँ जो है आवश्यकता अनुसार देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कटी हुई है, तो इसमें यहाँ थोड़ी कम है और इसमें कंप्लीट दे रखा है और इसमें कम है। तो ये दो दो प्रकार में एक ही टाइप के जो है दो दो तरीके से होते हैं। एक में फुल थ्रेड कटी होती है, इसमें हाफ थ्रेड कटी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों इनको क्लासीफाई किया गया है। तो ये जो इनके हेड के अनुसार जो इनके नाम रखे गए हैं, तो इसे कहते हैं राउंड हेड वाले स्क्रू। और एक जो है ये आपका मशीन स्क्रू हो गया, एक आपके स्लॉटेड चीज़ हेड वाले स्क्रू हो गया। तो ये सब जो आते हैं ये आपके मशीनिंग स्क्रू के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए थोड़ा आगे और चलते हैं, देखते क्या होता है। तो केप स्क्रू के बारे में भी देख लेते हैं। अब देखिए इनके दोनों के केप टाइप का बना हुआ है हेड, तो इसके अनुसार इनका नाम रखा है कैप स्क्रू। ठीक है दोस्तों, यही इनकी लंबाई होती है, लेकिन एक में फुल थ्रेड कटी हुई है, एक में हाफ थ्रेड कटी हुई है, और बाकी इनके हेड सेम टाइप के होते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, सेकंड पॉइंट जो है आपका वह है कॉलर स्क्रू। तो अब कॉलर स्क्रू के बारे में अगर बात की जाए तो क्या होता है, कॉलर स्क्रू के हेड के नीचे एक कॉलर बना होता है जो वाशर का कार्य करता है। इस स्क्रू का हेड वर्गाकार या हेक्सागोनल होता है। इसका प्रयोग क्लैंपिंग के लिए किया जाता है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है ये आपका हेक्सागोनल टाइप का यहाँ पर मतलब अंदर की तरफ आपको पूरा हेड का टॉप व्यू दिखाया गया है, और साथ ही साथ दोस्तों ये जो है आपका यहाँ पर फ्रंट व्यू दिखाया है। अब ये देखिए जैसा कि ये यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स के बीच में ये जो है इनका कॉलर फंसा हुआ है, तो इस तरीके से क्लैम्प करके जो है इनका ये आपका हेड पोर्शन जैसा कि दिखाया है, और ये इसका शोल्डर है दोस्तों। ये आपका रोलर या गियर होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ये आपकी थ्रेड कटी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये वाला हिस्सा, और जो आपकी ये है कंप्लीट बॉडी ऑफ मशीन दे रखी है। तो इस तरीके से जो ये है आपका एक तो ये वाला जो है कंप्लीट ये आपका कॉलर स्क्रू होता है, और इसको जो कहते हैं दोस्तों ये वाला डायग्राम है ये आपके शोल्डर स्क्रू का होता है। तो दोनों में दोस्तों अंतर है, ध्यान रखिएगा कन्फ्यूजन ना हो पाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो शोल्डर स्क्रू के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको ये पिछले यहाँ पर दिया गया है कंप्लीट डायग्राम, तो आप देखते हैं शोल्डर स्क्रू किस प्रकार से होता है। तो इस स्क्रू की बॉडी प्लेन होती है, जो चूड़ियों वाले भागों की अपेक्षा व्यास में मोटी होती है। देखिए एक बात यहाँ पर बताई गई है कि इस स्क्रू की जो बॉडी है वो प्लेन होती है, पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात है कि जो कि चूड़ी वाले भाग की अपेक्षा व्यास में कम मोटी होती है, मतलब जिनके जो थ्रेड वाले जो भाग होते हैं उनके अपेक्षा इनका जो डायामीटर होता है वह कम मोटाई का होता है। अब इस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग प्रायः वहाँ किया जाता है जहाँ दूसरे पार्ट को स्क्रू पर घुमाना हो। दोस्तों एक एप्लीकेशन यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि जहाँ पर आपको जो है आपको दूसरे पार्ट को स्क्रू के ऊपर घुमाना होता है, वहाँ पर शोल्डर स्क्रू का इस्तेमाल
किया जा सकता है या किया जाता है, इसलिए इसे शोल्डर स्क्रू कहते हैं। साथ ही साथ अब सेट स्क्रू के बारे में भी जानते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के स्क्रू का जो मुख्य प्रयोग मशीनों के पार्ट्स इत्यादि आदि के सेटिंग करने तथा उसे कसने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सेट स्क्रू पार्ट्स को अपने पॉइंट के दबाव से कसते हैं, यानी कि सेट स्क्रू जो होते हैं पार्ट्स को अपने पॉइंट के दबाव से कसते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ये हेड और बिना हेड वाले दोनों प्रकार में उपलब्ध होते हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि जो ये स्क्रू है तो इसमें जो है हेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, जिन स्क्रू के हेड नहीं होता उन्हें ग्रूव स्क्रू कहते हैं। तो देखिए ये एक और डेफिनेशन यहाँ पर निकल के आती है कि जिनका हेड नहीं होता उसको तो ग्रूव स्क्रू कहते हैं और जिनका हेड होता है उसे हम सेट स्क्रू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेट स्क्रू के पॉइंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं ये पॉइंट्स किन किन प्रकार में इनको जो है डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो वहाँ पर पॉइंट्स के आकार के अनुसार स्क्रू 6 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कि अगर स्क्रू 6 प्रकार के होते पॉइंट्स के आकार के आधार पर, तो अब देखते हैं कि वे कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो ये आपका कप पॉइंट सेट स्क्रू होते हैं और दूसरा आपका फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू होता है। तो ये आपको इसको यूँ कह सकते हैं कप पॉइंट सेट स्क्रू और दूसरा कहते हैं फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू। अब यहाँ पर आपको जो है ये कंप्लीट डायग्राम दिया गया है सेट स्क्रू के बारे में, पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार का इसका 3D डायग्राम दिखाया गया है। चूड़ियाँ ये कटी होती है, ऊपर का इसका हेड दिखाया गया है और एक जिसमें कि भी आपके ये सेट स्क्रू भी अलग अलग तरीके से दिखाया है कि जिसमें यहाँ पर इसका हेड अलग है ना, और इसमें ये नीचे का शेप अलग हो गया। यहाँ पर ये कुछ जो इनका इस्तेमाल किया जाता है उस हिसाब से इनका डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, किस जगह पे कौन सा सेट स्क्रू का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से जो है फिट किया जाता है। तो ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों आपका जो थर्ड पॉइंट होता है हाफ डॉग पॉइंट सेट स्क्रू। ठीक है दोस्तों, चौथा आपका फुल डॉग पॉइंट सेट स्क्रू, पांचवा होगा ओवल पॉइंट सेट स्क्रू और सिक्स्थ होता है कॉन पॉइंट सेट स्क्रू। तो इस प्रकार से इनको 6 भागों में बांटा गया है। और जैसा कि ये यहाँ पर आपको ये सारे डायग्राम दिए गए हैं, तो जिसमें कॉन दिखा दिया या इस तरीके से जो है आपके ये हाफ डॉग, फुल डॉग, ओवल, कॉन, तो इस प्रकार से होता है इनका क्लासिफिकेशन। जैसा इनका स्ट्रक्चर वैसा इनका नाम रखा गया है दोस्तों। पॉइंट देखा जाता है कि इनका पॉइंट जो है किस किस टाइप का है, ये राउंड है, कौन है, या इस प्रकार से जो यहाँ पर दे रखे हैं नाम आपको, उस प्रकार से होता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे की तरफ। और एक ही बात कही गई है कि ग्रूव स्क्रू को सेफ्टी स्क्रू भी कहते हैं क्योंकि इनके हेड नहीं होते। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि ग्रूव स्क्रू को जो है सेफ्टी स्क्रू क्यों कहते हैं या फिर ग्रूव स्क्रू का दूसरा नाम क्या है। तो और कारण तो आपको पता ही है, जिनका हेड नहीं होता तो वो आपका सेफ्टी स्क्रू इसलिए कहा गया है और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम भी आपको पता चल गया है। अब देखते हैं स्टड के बारे में। तो यह बोल्ट के समान ही होता है, परंतु जिस प्रकार बोल्ट के सिरे पर हेड लगा होता है एक तरफ चूड़ियाँ कटी होती है, लेकिन स्टड में दोनों तरफ चूड़ियाँ कटी होती है और बीच का भाग प्लेन या वर्गाकार होता है इसका प्रयोग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसा कि ये पूरा दिखाया गया है, तो ये बीच में तो आपका हेड बनाया गया है और दोनों तरफ जो है इसके लिए यहाँ पर चूड़ियाँ काटी गई है। दोस्तों जनरली इसका जो उपयोग है, मैंने देखा है कि भाई एक स्ट्रक्चर के ऊपर जब आपको दूसरा स्ट्रक्चर रखकर अगर उसको मशीन को अगर कसना होता है तो दोनों केजिंग को और इसको जो मैच करा के जो हॉल में है इनका हीट ट्रीटमेंट करते हुए दोस्तों स्टड को कस दिया जाता है। तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने जो है जहाँ पर काम किया है वहाँ पर मैंने देखा था कि भाई टरबाइन्स का जो केसिंग होता है दोस्तों, तो चारों तरफ से जब इसको कसा जाता है उसके मेन बॉडी नीचे के स्ट्रक्चर पर जो भी इसका बेस होता है, तो वहाँ पर कसने के लिए जो है दोनों तरफ जो है यहाँ पे स्टड का इस्तेमाल किया जाता है, अंदर की तरफ थ्रेड कटी होती है। तो इस प्रकार से हीट ट्रीटमेंट करते हुए ये किया जाता है। ऐसे स्थानों पर इनका इस्तेमाल जो है ऐसे स्थानों पर किया जाता है जब दो पार्ट्स के सिरे आपस में तीसरे पार्ट को जोड़ना होता है, दो पार्ट्स के साथ तीसरे पार्ट को जोड़ना होता है, जैसे सिलेंडर कवर आदि
क्योंकि इनमें जोड़े जाने वाले पुर्जों को आवश्यकता पड़ने पर केवल नट को खोलकर ही अलग किया जाता है। स्टड को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्टड प्रायः माइल्ड स्टील के बने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसा कि पता चल रहा है, दो पार्ट के साथ में जब तीसरा पार्ट जोड़ना होता है तो वहाँ पर हम स्टड का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ जो है यह दूसरी एक और पॉइंट हो जाता है कि यह माइल्ड स्टील के बने होते हैं। अब थोड़ा नट के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नट एक लोह तथा अलोह धातु का टुकड़ा होता है जिसे अंदरूनी चूड़ियाँ कटी होती है, जिसे किसी बोल्ट या स्टड पर चढ़ाकर एक से अधिक भागों या पार्ट्स को जोड़ा जाता है। बनावट के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं जो कि निम्न हैं। अब देखें इनका स्ट्रक्चर के आधार पर इसको किस प्रकार से इनको रखा जाता है, तो अब उनको देखते हैं। तो पहला होता है हेक्सागोनल नट। ठीक है, यह छः पहल वाला नट है। पहला यहाँ पर आपको जो है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यह कितने पहल वाला है, तो यहाँ 6। हेक्सागोनल का जो शेप होता है ना दोस्तों, 6 भुजा वाला, चारों तरफ मतलब सभी तरफ से जो है यहाँ पर इसकी 6 भुजा बनती है, या फिर इसे षडभुजाकार भी कहते हैं। इनके किनारे 30 डिग्री पर चैम्फर होते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर इनका साधारणतः सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इनको खोलने व कसने के लिए स्पैनर का उपयोग किया जाता है। इनके मान जो है निम्न तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। तो दोस्तों बोल्ट का व्यास मान लीजिए कि d दिया गया है, तो पहल से दूसरे पहल के बीच की दूरी कितनी होगी, तो w बराबर क्या है 3/2 इंटू डी प्लस 1/8। यदि आप डायामीटर्स को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1/8 का एडिशन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है इनके बीच की दूरी मिल जाएगा। चैम्फर रेडियस कितना होता है 0.13 d, तो डायामीटर जितना दिया जाए उसको 0.13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको चैम्फर रेडियस मिल जाएगा। और नट की मोटाई जो है टी जो है वह डी डायामीटर के बराबर होते हैं, मतलब जितनी उसकी मोटाई है नट की उतना ही उसका डायामीटर भी होगा। तो अब दोस्तों स्क्वायर नट के बारे में हम जानते हैं। यह नट वर्गाकार आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक देखिए बात यहाँ पर, जैसा कि अगर हम हेक्सागोनल की बात करते हैं षटभुज की, तो भुजा कितनी है 6 है। अगर आपसे बोला जाए स्क्वायर नट की बात कर दी जाती है तो वहाँ पर उसका आकार जो होता है 4 भुजा वाला यानी कि वर्गाकार होता है। ठीक है, तो ये बात नॉर्मली याद रखिएगा। अब देखिए इसमें साफ आपको दूसरी बात भी बताई गई है कि इसका जो चैम्फर एंगल होता है वह भी कितना होता है दोस्तों 30 डिग्री। मतलब अगर हेक्सागोनल की बात की जाए, चाहे आपसे आपके स्क्वायर नट की बात की जाए, तो वहाँ पर उसका चैम्फर एंगल दोनों के लिए सेम होगा 30 डिग्री। ठीक है, अब हेक्सागोनल नट की अपेक्षा ये कम मोटाई के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वहाँ पर आपको जो मोटाई दी गई थी वो है डायामीटर के बराबर, यानी कि यहाँ पर इसकी जो मोटाई होगी वह डायामीटर से कम होगी। अब देखते हैं किस प्रकार से, जिसके कारण ये हल्के कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं और इनके पहल चौड़े होने के कारण इन पर स्पैनर की पकड़ मजबूत होती है दोस्तों। ठीक है, इनका साइज स्क्वायर हेड बोल्ट की तरह ही होता है। देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको ये फ्रंट व्यू दिया है, ठीक है, तो देख सकते हैं आप इनका चैम्फर एंगल 30 डिग्री दिया गया है। रेडियस जो है चैम्फर का वो भी दे दिया गया, मतलब यहाँ पर आर है। ठीक है, ये इनका डायामीटर और ये कंप्लीट इनका चौड़ाई। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये आपका स्क्वायर नट हुआ। अब बात करते हैं कैप नट के बारे में दोस्तों। यह भी 6 पहल वाले नट के समान ही, केवल अंतर इतना होता है कि इनमें एक कैप बनी होती है दोस्तों। इन्हें टोपी बनी होने के कारण बोल्ट ढका रहता है, जिसके कारण बोल्ट को जंग नहीं लगता और प्रेशर वाली जगह पर लीकेज नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर ये आपको जो है दोस्तों, यहाँ पे इसका सेक्शनिंग व्यू दिया गया है, तो ये इनके ऊपर जो है कैप बनी हुई है ताकि इनके ऊपर जो है जंग लगने का कोई कारण ना हो। तो ये आपका एक्सटर्नल टाइप का है और इधर वाला आपका इंटरनल टाइप का है। ये आपका कैप नट होता है, बाकी डायमेंशन एज इट इज़। अब बात करते हैं दोस्तों आपका फ्लेंज्ड नट, यानी कि आपके यह हेक्सागोनल नट के नीचे कॉलर लगा दो तो वह फ्लेंज नट होता है। देखिए दोस्तों सब रिलेशन में ही आते हैं, एक आपका हेक्सागोनल नट की तरह ही आपका कैप नट, और आप बोल रहे हैं कि भी फ्लेंज नट की अगर बात की जाती है तो अगर यदि इससे नीचे जो है हेक्सागोनल नट के नीचे जो है आपके लगा दिया जाए कॉलर, तो वह बन जाता है आपका फ्लेंज्ड नट। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से ये आपका हेक्सागोनल नट और ये नीचे कॉलर। ठीक है, तो इस नट के प्रयोग में वाशर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पहले से ही देखिए यहाँ पर वाशर का काम हो गया और ये ऊपर आपका नट हो गया। ठीक है,
एज इट इज़, और बाकी इनका जो डायमेंशन है वो आपका 2.2D होता है, और ये ऊपर तक की यहाँ से D, और ये इसकी मोटाई। अब बात कर लेते हैं डॉम नट की। तो यह केप नट के समान होता है, अंतर केवल इतना होता है कि इसका हेड जो है गुंबदानुकार होता है, देखिए, है ना दोस्तों। तो इनका जो अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एक्सटर्नल, ये आपका इंटरनल, अंदर की तरफ से ऐसा होता है, बाहर की तरफ से ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। और बाकी तो आपका ये हेड जो है आपके ऊपर का गुंबद जो है ये 0.5D होगा, और ये जो चौड़ाई है वो आपको डायमीटर दिया गया होगा, जो डायमीटर है उसका आधा, डॉम नट। अब बात करते हैं कैप्स्टन नट की। तो यह नट गोलाकार होता है, पहला पॉइंट, और बाहरी परिधि या फेस पर 3/16 इंच व्यास के ड्रिल होल किए जाते हैं। इनमें मोटी बार या पिन प्रेस स्पैनर की आवश्यकता से खोला या कसा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है कैप्स्टन नट का ये पूरा डायग्राम दिया गया है दोस्तों, और पिन जो है यहाँ पर आपके 3/16 व्यास के ड्रिल होल यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपके किए हुए है ना, है ना। और यहाँ पर जो है इन्हें मोटी बार या पिन प्रेस स्पैनर की सहायता से खोला जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिंग नट और नर्ल्ड नट के बारे में बताया गया है, तो वह आपको आगे इनके बारे में बताया गया है। अब देखते हैं रिंग नट क्या होता है, पीछे आपको डायग्राम फिर से एज इट इज़ में बताऊंगा। तो यह भी कैप्स्टन नट की तरह ही गोलाकार होता है, अंतर केवल इतना होता है कि इसकी परिधि पर होल के स्थान पर स्लॉट कटी होती है। देखिए अंतर सिर्फ इतना है कि परिधि के जो होल होते हैं ना दोस्तों, कैप्स्टन नट की तरह ही है। तो कैप्स्टन नट में किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर जो है इसके होल की जगह जो है इनमें स्लॉट कटी होती है दोस्तों, और जिन्हें सी या हुक स्पैनर की सहायता से खोला जाता है। तो सी स्पैनर या हुक स्पैनर जो भी कहा जाता है, दोनों नाम एक ही है, और कसा जाता है। यह मुख्यतः लॉकिंग के लिए जोड़ में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। तो रिंग नट का अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो देखिए ये आपका रिंग नट हो गया है, और ये इसका पूरा का पूरा डायमेंशनिंग दिया गया है। अब बात करते हैं आपका नर्ल्ड नट की। तो यह भी गोलाकार आकार का होता है, इसकी परिधि पर नर्लिंग की होती है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब कि देखिए नर्लिंग आपको पता है ना दोस्तों, ग्रिप बनाने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है, जिससे हाथ की सहायता से आसानी से कसा या खोला जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर ग्रिप होगी तो हाथ की सहायता से भी खोल सकते हैं। इसका प्रयोग बार बार कसने या खोलने के लिए मापी यंत्रों में किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग जो है बार बार कसने या खोलने के लिए जो है मापी यंत्र यानी कि मेजरिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं आपके यंत्र हो गए, तो उनमें किया जाता है, ठीक है। और ये आपका जो है दोस्तों यहाँ पर आपको इसका नर्ल्ड, देखिए ये नर्लिंग की हुई है दोस्तों, ठीक है। और बाकी तो चौड़ाई इसका D और ये 0.5D होता है। अब थंब नट की बात करें दोस्तों, तो यह भी नर्ल्ड नट से मिलती जुलती शेप का होता है। नर्ल्ड नट की तरह ही इसकी परिधि पर नर्लिंग की होती है। हेड गुंबदानुकार गोलाकार होता है, गोल होता है, और इसका प्रयोग अधिकतर मापी यंत्रों में किया जाता है, जैसे कॉम्बिनेशन सेट में ब्लेड को कसने के लिए। अब यहाँ पे आपको थंब नट दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे भी नर्लिंग की हुई है दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि इनका हेड जो है गुंबदानुकार होता है। तो देखिए हेड जो है इसका ये गुंबदानुकार दिखाया गया है, ठीक है। और एक लास्ट बात है कि भी इनका प्रयोग जो है अधिकतर मापी यंत्रों में किया जाता है, कॉम्बिनेशन सेट में ब्लेड को कसने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो थंब नट कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों आपका आता है विंग नट। अब आपको विंग नट तो आपने ये देखा ही होगा दोस्तों, वर्कशॉप में आप जिस हेक्सा ब्लेड से जो भी जॉब बनाना होता है काट कर, है ना, तो वहाँ पर जो आगे की तरफ आपके ये जो है ब्लेड को इस तरीके से है कस दिया जाता है, तो ये आपका जो होता है विंग नट होता है। इसे प्लाई नट भी कहते हैं दोस्तों। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भी प्लाई नट कौन सा होता है, तो कन्फ्यूज ना हो, उसी को विंग नट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे विंग नट का दूसरा नाम जो है वो आपका प्लाई नट होता है। इसकी बाहरी परिधि पर 2 पंखुड़ियों बनी होती है, जिसके कारण इसे विंग नट कहते हैं। देखिए 2 पंखुड़ी बनी हुई है, इसलिए इसका विंग मतलब समझ रहे हो दोस्तों, पंख निकले हुए हैं, इसलिए पंखुड़ियों को देखते हुए यहाँ पर इसको विंग नट कहा गया है। इन पंखुड़ियों के कारण इसे आसानी से खोला या कसा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और इनका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ नट को बार बार कसना या खोलना होता है, देख सकते हैं ना दोस्तों। तो हेक्सा ब्लेड में कसने के लिए हम करते हैं, मतलब हेक्सा फ्रेम
में हेक्सा ब्लेड को कसने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को कसने के लिए किया जाता है, जैसा कि देखो अब यहाँ पर आपको दे दिया गया है ना दोस्तों कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपके विंग नट। अब दोस्तों हम जो है लॉकिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं कि लॉकिंग सिस्टम किस किस प्रकार से होता है, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। जिन स्थानों पर अधिक कंपन होती है वह झटके लगते हैं, वह नट के खुल जाने का भय रहता है। अब देखिए जहाँ पर जिन स्थानों पर अपन को, अभी जैसे मान लीजिए लेथ मशीन ही ले लें, है ना, या कोई सी भी मशीन ले लेते वर्कशॉप में, तो उसमें कहीं ना कहीं वाइब्रेशन तो होता ही है। तो वहाँ पर उन वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, नट जो है खुल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, या उसकी संभावना बनी रहती है। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए निम्नलिखित लॉकिंग विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है। तो उससे कहीं ना कहीं उसको सुधार करने के लिए हम जो है निम्न प्रकार की जो है यहाँ पर जो दी गई है वो हम लॉकिंग विधि अपनाएंगे। अब पहला है लॉक नट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, लॉक नट का मतलब ये है कि जो नट लॉक कर दे वह आपका लॉक नट होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। इस विधि में स्टैंडर्ड नट को कसने के लिए कसने से पूर्व दूसरा नट कस दिया जाता है जो साधारण नट से पतला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात है कि जो आपको स्टैंडर्ड नट जो होता है मेन नट, उसको कसने से पहले जो है कम मोटाई का जो है यहाँ पर साधारण नट हम यहाँ पर पहले ही कस देते हैं तथा उसके बाद में आपके स्टैंडर्ड नट को कसा जाता है। इसकी मोटाई साधारणतः 2/3 इंटू डायामीटर, मतलब जो आपका डायामीटर दिया जाए उसका 2/3 हिस्सा, ठीक है, या 3/4 डी होती है तथा दोनों साइडें 30 डिग्री पर चैम्फर की होती है। यह नट स्टैंडर्ड नट को ढीला नहीं होने देता। यह नट जो है स्टैंडर्ड नट को ढीला नहीं होने देता है, जो कि हम पहले ही कस देते हैं। इसे चक नट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी वह इम्पोर्टेंट हो जाता है लॉक नट का दूसरा नाम, तो वह होता है आपका चक नट। अब बात करते हैं दोस्तों आपके कैसल नट की बात करते हैं। तो देखिए यह भी हेक्सागोनल नट के आकार के जैसा ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इनके हेड पर कॉलर बनी होती है जिसमें झिरियाँ कटी होती है, झिरियाँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और देन इसके बाद में इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले बोल्ट में सुराख होता है। नट को पूरी तरह से कसने के बाद झिरी और सुराख में एक स्प्लिट पिन के मुंह को फैला दिया जाता है। नट के खुलने का भय नहीं रहता है। जैसा कि यहाँ पर ये झिरी बना दी गई है, तो झिरी में क्या है, सुराख करने के कारण जो है एक स्प्लिट पिन उसके मुंह को फैला दिया जाता है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, आपके उसके खुलने का भय नहीं रहता है। जैसा कि आपको यहाँ पर इसका जो है सेक्शन व्यू या इस प्रकार से देखा जाए तो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है ग्राफिकल तरीके से दिखाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों सॉलिटेड नट की। तो दोस्तों अब जो है हम कैसल नट के बारे में जानते हैं। यह भी मतलब दोस्तों हम सॉलिड नट के बारे में बात करेंगे। यह भी जो है कैसल नट के भांति ही होता है। केवल अंतर इतना है कि इसमें जो है कॉलर नहीं होता है। इसमें आम लॉकिंग नट से यह कमज़ोर होते हैं। इस नट के ऊपरी भाग पर आमने सामने स्लॉटेड कटी होती है और बोल्ट में छिद्र किया जाता है। साथ ही साथ कसने के बाद हब स्लॉट छेद की सीध में आ जाता है। स्प्लिट पिन को फंसाकर पिन के टेल एंड यानी कि टेल एंड को दाएं व बाएं फैला देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, और पिन फंसा दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्प्लिट पिन नट की बात करते हैं। तो यह नट साधारण नट की भांति होता है। इस नट को बोल्ट पर कसने के बाद नट के हेड व बोल्ट के मध्य 3/16 डी का सुराख करके स्प्लिट पिन फंसाकर टेल एंड दाएं व बाएं फैला दिए जाते हैं और इससे नट के खुलने का भय नहीं रहता है। तो ये आपका स्प्लिट पिन नट, और ये जो आगे आएगा आपके दोस्तों साइमंडस लॉक नट। दोस्तों इसी के साथ में हमारा 5वां पॉइंट है साइमंडस लॉक नट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो है
फास्टनिंग के ऊपर पहले से एक पार्ट अपलोड कर दिया है कल, और दूसरा ये है कि उसके ऊपर जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उसका भी एक वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ आई बटन में दोनों वीडियो का दे दूंगा, आप वहां से दोनों को अच्छी मतलब जो है पहला पार्ट देख लें, देन इस पार्ट को पढ़ते हुए जो है ऑब्जेक्टिव जो आते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस उनको सोल्व करेंगे तो आपके फास्टनिंग के ऊपर के सारे जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है वह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों आपके साइमंडस लोक नट। इस नट के ऊपरी भाग पर एक कॉलर बनी होती है। इस कॉलर के साथ नायलॉन या फाइबर की एक वाशर लगी होती है जिसका भीतरी व्यास बोल्ट के कोर डायामीटर से छोटा होता है। जब नट को कसते हैं तो बोल्ट का एंड एक रिंग में चूड़ी काटता है जिससे वह रिंग बोल्ट की चूड़ियों को मजबूती से पकड़ लेता है और नट के ढीले होने का भय नहीं रहता। अब चलिए दोस्तों एक बार जो है हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर इसका देखिए नलिंग किया हुआ है, ठीक है। ये साइमंडस लॉक है दोस्तों, जो कि इस प्रकार से आपका यहाँ पर थ्रेड कटी हुई है और ये अंदर की तरफ फिटेड है, ठीक है। अब देखते हैं तो इसमें जो है इसका भीतरी व्यास जो है कोर डायामीटर से छोटा होता है, पहला पॉइंट ये हो गया दोस्तों। और साथ ही साथ में यह इस कॉलर के साथ में जो है नायलॉन या फाइबर की एक वाशर लगी होती है, ठीक है दोस्तों। तो यही इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है और इसमें मजबूती से जो है चूड़ियों को पकड़ने के लिए रिंग बोल्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं और देन ये ढीले रहने का कोई भय नहीं होता। अब बात करते हैं ग्रूव्ड या पिन नट। इस नट के नीचे एक छोर गोलाकार होता है जिस पर एक ग्रूव कटी होती है। नट का गोलाकार भाग फिट हो जाने के कारण काउंटर बोर होल में बैठ जाता है। इसकी साइड पर लगे सेट स्क्रू इसे कसकर जाम कर देते हैं और नट अलग होने का भय नहीं रहता है। सेम वही पर्पस रहता है दोस्तों ग्रूव्ड या पिन नट में। विल्स या स्वैन नट, ये दो नाम दे रखे दोस्तों, दोनों एक ही होते हैं इसके नाम, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इस नट के साइड में नट के मध्य एक स्लॉट कटी होती है। इस स्लॉट के ऊपरी भाग पर फिट किए जाने वाले स्क्रू से कुछ जो बड़े व्यास का क्लियर होल रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ वह निचले भाग पर चूड़ियाँ कटी होती है। नट को कसने के बाद स्लॉट पर लगे स्क्रू को कस देते हैं। नट का ऊपरी भाग जो है ऊपर दब जाता है जिसके कारण चूड़ियों में जो है फ्रिक्शन बढ़ जाती है और जिसके कारण ये खुलने का इसका कोई भय नहीं रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ऊपर और नीचे वाले भाग को जो है अच्छी तरीके से फिट कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं पिन लॉकिंग की। इस विधि में नट को कसकर उसकी पहली पहल के साथ सटाकर एक पिन या बिना हेड वाला स्क्रू लगा देते हैं जिससे खुलने का भय नहीं रहता। मतलब पिन का इस्तेमाल किया गया है, ये स्क्रू यहाँ पे लगा दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका होता है, यह लॉकिंग पिन कहलाती है, लॉकिंग सिस्टम होता है। अब 9th है दोस्तों आपका लॉकिंग या स्टॉप प्लेट। यह एक प्लेट होती है जिसमें 6 खांचे होते हैं और नट को कसने के बाद में प्लेट के स्क्रू को कस दिया जाता है जिससे कि खुलने का भय नहीं रहता है। तो प्लेट इस्तेमाल कर ली और स्क्रू को कस दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे लॉकिंग सिस्टम कंप्लीट होते हैं। और अब देखते हैं वाशर के बारे में, हमारा जो है लास्ट यह टॉपिक है दोस्तों। तो किसी पुर्जे को नट द्वारा कसते समय नट के दबाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक गोलाकार पत्ती नट के नीचे लगाई जाती है जिसे वाशर कहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं वह कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका लॉकिंग वाशर, ठीक है। तो आपने जैसा कि देखा ही होगा कि दोस्तों एक गोल रिंग टाइप होता है जिसमें कि नट बोल्ट कसते हैं, तो वहाँ पर हम यहाँ पर वाशर का इस्तेमाल करते हैं ताकि अच्छे से फिट हो जाए और ढीला होने का कोई चांस नहीं रहे। तो यहाँ यह कई प्रकार की होती है, नट के अनुसार बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इनका जो है प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां नट बोल्ट को कसने के बाद झटके आदि खुलने का भय। इनका प्रयोग अधिकतर ऑटोमोबाइल वाहनों में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपको प्लेन वाशर ये इस प्रकार का होता है ना। और ये लॉकिंग वाशर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये आपका जो है दोस्तों नट दिया गया है, ये आपका बोल्ट है और ये बीच में आपका जो है यहाँ पर आपके लगा दिया गया है, ये बोल्ट का नट हेड है दोस्तों, ठीक है। और ये थ्रेड कटी हुई है, ये इसका टॉप व्यू हो गया दोस्तों।
और जैसा कि आपको डायमेंशन यहाँ पे फ्रंट व्यू और ये ऑर्डिनरी वॉशर का इस्तेमाल करते हैं तो ये इस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं स्प्रिंग वॉशर की दोस्तों। तो यह वॉशरें अधिकतर वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ अधिक कंपन होती है। अब जैसे कि कई मशीनों में अगर कंपन होती है तो वहाँ पर किस प्रकार की इसका इस्तेमाल करते हैं वॉशर का, वह होती है स्प्रिंग वॉशर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, 2 तरीके के हैं और क्योंकि इन्हें लगाकर नट के कसने पर नट ढीला नहीं होता, इन्हें इस्पात का बनाकर टेम्पर किया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इसका। और इसका मुंह खुला होने के कारण नट की चूड़ियों में ऊपर की ओर दबाव डालती है। ठीक है दोस्तों, स्प्रिंग है ना तो वो दबाव डालता है जिसके कारण नट कसे रहते हैं और फलस्वरूप इसका नट का कार्य करती है। अब बात करते हैं प्लेन वॉशर की। यह गोलाकार आकार की बनी होती है और इसके केंद्र में बोल्ट के साइज़ के अनुसार सुराख होता है। इसका प्रयोग बोल्ट पर कसे नट के नीचे रखकर किया जाता है। वॉशर की उपस्थिति में नट की चूड़ी सुरक्षित रहती है दोस्तों, और साथ ही साथ सुगमता से नट खोलने और खासने के लिए आपको इसकी सहायता मिलती है। कुछ वॉशरों के लिए इसका जो है चैम्फर एंगल जो है वह रखा जाता है आपका 30 डिग्री। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो भी हमने टॉपिक्स थे, जैसे वॉशर हुआ, लॉकिंग सिस्टम हो गया, आपके नट हो गए, तो इस प्रकार से वे सारे कंप्लीट होते हैं। और आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इसी के साथ में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।